जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग कर रहे थे हैंड आउट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आए थे कल। ठीक है जी। तो जो लोग पहली दफा इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग का सब्जेक्ट में पहली दफा पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रो में दे देती हूँ, बता देती हूँ, हेडअप दे देती हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर बाकी सारी इंफॉर्मेशन वही है, हम डिस्कस कर चुके हैं। रॉ मटेरियल है और इसमें परचेजेस है और इश्यूज टू प्रोडक्शन आ रहा है। डिड आई डिस्कस दिस यस्टरडे? चले ये हो गया था, सही है। इसका मैंने आपको बता दिया था कि नहीं, मेरा नहीं चालू हुआ था। चलो जी, तो इधर हम देखते हैं शाहजहां इंक यूजेस शुगर वन ऑफ इट्स मेजर रॉ मटेरियल। हमने इससे पहले सवाल किया था, उसमें क्या था, उसमें डीलर था, राइट। उसमें डीलर था और उसमें लेदर सोफास की बात हुई थी, यानी कि फिनिश गुड की बात कर रहा है। फिनिश गुड आपको पता है डीलर के केस में वो परचेज करके सिर्फ सेल ही करता है आइटम। जब हमें इधर आते हैं शाहजहां इंक जो है ये क्या यूज करता है, शुगर एज मेजर रॉ मटेरियल। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है अब आवाज। तो शाहजहां इंक यूजेस शुगर एज वन ऑफ इट्स मेजर रॉ मटेरियल्स, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर की। ठीक है, द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू दिस मटेरियल, यानी कि शुगर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2015। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर वाली एग्जांपल की तरह यहाँ पे परचेजेस आ रहा है, डेट वाइज परचेजेस आ गई। ठीक है, और फिर आपके पास सेल्स की जगह क्या आ रहा है, इश्यूज टू द प्रोडक्शन फ्लोर। अब रॉ मटेरियल को आप आगे जाके बेचते थोड़ी हो, आप तो रॉ मटेरियल को इशू कर देते हो फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस में चला जाता है। तो जिस तरह एक डीलर के केस में परचेजेस की वजह से इनफ्लो होता है इन्वेंट्री का और सेल्स की वजह से आउटफ्लो होता है, इन्वेंट्री कम होती है, इसी तरह रॉ मटेरियल के केस में परचेजेस होती हैं, उससे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री बढ़ती है और इश्यूज जब होंगे तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कम होगी। तो कुछ भी नहीं करना, इश्यूज इज सेम एज सेल्स। ठीक है, सिर्फ हेडिंग्स में हमारी चेंज हो जाएगा, टर्मिनोलॉजी में हमारा चेंज हो जाएगा, बाकी सारी ट्रीटमेंट वही है। फिर आपने देखा कि आपको ये बताया जा रहा है कि फिर आपने ये टर्म्स इशू किए हैं और आपको आखिरी लाइन में ये बात भी कही हुई है कि 6 tons of sugar was in stock at the beginning of the month valued at ₹120 per ton। तो इस सवाल के अंदर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, तो अब आपको करना क्या है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था आई थिंक। चाहिए, मैंने आपको ये कहा था ये परपेचुअल इन्वेंट्रीज आर मेंटेन्ड और परपेचुअल इन्वेंट्रीज आर नॉट मेंटेन्ड। ठीक है, तो पार्ट बी आपने खुद कर लिया था। चलो ठीक है, हमें करना क्या था, हमें पार्ट ए करना था। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या कह रहा है, परपेचुअल इन्वेंट्रीज आर मेंटेन्ड। तो जहां पे इस तरह का टर्म मेंशन हो जाए, परपेचुअल इन्वेंट्रीज आर मेंटेन्ड, इसका क्या मतलब है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और जहां पे आ जाए परपेचुअल इन्वेंट्रीज आर नॉट मेंटेन्ड, जिस तरह से इसी के पार्ट बी में था, तो इसका मतलब है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब उसके अंदर जुलेखा और जवाब आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन करने को अभी दे दूंगी होमवर्क में। ठीक है, सिर्फ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उसमें से ओपनिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्टॉक लेजर कार्ड बनाना है, परचेजेस आएगा, यूनिट, रेट, टोटल। इसी तरह सेल्स की जगह अब क्या लिख लेंगे आप लोग, सेल्स की जगह लिखेंगे इश्यूज। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही होगा, लेकिन सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने सेल्स की जगह क्या लिख दिया, इश्यूज लिख दिया, यूनिट, रेट, टोटल। और आखिरी कॉलम आपका होगा, मेजर कॉलम होगा बैलेंस का। इस कॉलम में भी यूनिट, रेट, टोटल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये तो आपके पास बिल्कुल वैसे ही बन गया जिस तरह हमने कल बनाया था। अब इसमें बारीक डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से डिफरेंट क्या चीज है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी मौजूद है। अब आपने देखें, नोट करें, ये बाकी सारी क्या है, दिसंबर के महीने की ट्रांजैक्शंस हैं।
तो आपने किसी भी ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने से पहले लिखना क्या है, सबसे पहला क्या आइटम होगा, आप ये कहोगे कि इस महीने कुछ खरीदने या बेचने से पहले मेरे पास क्या चीज मौजूद थी, ओपनिंग स्टॉक मौजूद था। आपने जैसे ही 1 दिसंबर को अपना ऑफिस खोला तो आपको सबसे पहले क्या चीज नजर आई, ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, 1 दिसंबर, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ की डेट डालनी है, और जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन गिवन है 6 टन एट द रेट ऑफ 120 पर टन, आपने उसको जो है वो इनपुट उसका कर देना है। तो 6 टन एट द रेट ऑफ 120 पर टन यानी कि 720 यूनिट, और यहां पे लगा देनी है आपने एक लाइन। ठीक है, फीफो मेथड में हम हैं, पहले हम इसको सॉल्व करें फीफो से, फिर हमें वेटेड एवरेज से भी करना है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, वापस आए क्वेश्चन के अंदर, फिर आपने देखा कि ट्रांजैक्शंस में ओपनिंग स्टॉक के बाद सबसे पहली ट्रांजैक्शन कौन सी हो रही है, तो वो आपको ये नजर आ रही है 1 दिसंबर पे ही आप क्या कर रहे हो, इश्यूज कर रहे हो। तो अब 1 दिसंबर पे ये दोनों ट्रांजैक्शंस आ गई, लेकिन ये दोनों आइटम्स आ गए जिनमें से आपने सबसे पहले क्या लिखना है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, आपने 1 दिसंबर की डेट डाली, आपने ना इसको परचेजेस के कॉलम में लिखा ना इश्यूज के कॉलम में लिखा, क्योंकि ये जो 6 यूनिट्स हैं ना ये आपकी ड्यूरिंग द डे की परचेजेस हैं, ना ये ड्यूरिंग द डे की इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आएगा बैलेंस के कॉलम में। फिर आपने दोबारा 1 दिसंबर की हेडिंग डाली, और अब आपने 1 दिसंबर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, आपने 5 टन को इशू किया है, 5 टन आपने यहां लिख लिया। ठीक है, एक लाइन पहले आपने चेक किया कि आपके पास कौन कौन से बैचेस अवेलेबल है, तो आपको नजर आता है कि आपके पास ओपनिंग बैच ही अवेलेबल है स्टॉक का, जिसका रेट पर यूनिट है 120, यानी कि टोटल हो जाएगा 5 इंटू 120 इज इक्वल टू 600। फिर आपको क्या करना है, बैलेंस का कॉलम अपडेट करना है। 6 में से 5 यूनिट सेल इश्यू हो गए, बच गया एक जिसका कॉस्ट पर यूनिट था 120, और बैलेंस के कॉलम में अगेन 120। ठीक है, फिर आपने बस एक दो और ट्रांजैक्शन डालती हूँ, फिर आगे आप खुद करेंगे, होमवर्क होगा आपका ये। अगली ट्रांजैक्शन डेट वाइज आप देखते हो तो 1 दिसंबर के बाद डेट आ रही है 2 दिसंबर की, 10 टन एट द रेट ऑफ 125 पर टन। आपने 2 दिसंबर की डेट डाली, आप 10 टन खरीद रहे हो एट द रेट ऑफ 125 पर टन, यानी कि 1250। फीफो मेथड है, फीफो मेथड में आपने हर बैच को सेपरेटली आइडेंटिफाइड रखना है। सबसे पहले तो आपने जो आपके पास ऑलरेडी एक बैच पड़ा हुआ था 1 यूनिट का, वो आपने एज इट इज कॉपी कर दिया, वो पुराना है तो वो ऊपर आएगा, और आपने जो आज के दिन नया बैच खरीदा उसको आपने अगली लाइन में लिख दिया, और आपने दोबारा से बैलेंस का कॉलम इस तरह क्लोज कर लिया। ठीक है, अब हो जाएगा। एक और ट्रांजैक्शन डाल देती हूँ, फिर आपके पास 2 दिसंबर के बाद डेट के हिसाब से कौन सी ट्रांजैक्शन आती है, 7 दिसंबर की परचेजेस। आपने दोबारा से 7 दिसंबर की डेट डाली, और आपने कहा इस डेट पे हमने 15 टन खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 130, यानी कि 1950। सही है, और आपने कहना अब मेरे पास तीसरा बैच भी आ गया, पहले 2 बैचेस उसी ऑर्डर में लिखने हैं, और जो तीसरा बैच आपने आज के दिन खरीदा है 15 यूनिट्स का, वो आपने सबसे नीचे लिखा और इसको कर दिया क्लोज। फिर आपने बस उसी तरह से फीफो को अप्लाई करना है। जब कोई पहला इश्यू आएगा, इश्यू एक दफा बस कर लें फिर उसके बाद, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। ठीक है, अगला इश्यू आपके पास, अगली ट्रांजैक्शन क्या आ रही है, 7 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर की इश्यूज आ रही हैं 15 टन की। अब आप इधर आ जाएंगे, आप खड़े हैं फीफो के अंदर, हर बैच सेपरेटली आइडेंटिफाइड है, आपने 15 टन बेचने हैं, तो लिखने से पहले आपको जरा चेक करना पड़ेगा आपके पास कितने बैचेस अवेलेबल है। तो आपको नजर आ रहा है 3 बैचेस अवेलेबल है, आपको 15 टन इश्यू करने हैं, बेचने नहीं है, इश्यू करने हैं। तो आपने कहा 1 टन तो मैंने उस बैच में से इश्यू किया जिसका कॉस्ट पर यूनिट था 120, फिर 15 टन इश्यू करने थे,
10 टन इशू किए उस बैच में से जिसका रेट था 125, तो आपने पहले इसको यूज किया, इसको यूज किया, और अभी भी आपको 4 और टन इशू करने हैं, ठीक है। तो फिर आप कहोगे, फिर बारी आएगी इस वाले बैच की जिसका रेट पर यूनिट है 130, 5415 ना, 520, ठीक है जी। ये काम करने के बाद आपको फिर बैलेंस का कॉलम अपडेट करना है। आपने कहना है 120 वाला बैच खत्म, 125 वाला बैच इश्यू हो गया, 15 यूनिट्स वाले बैच में से 4 टन आपने इश्यू कर दिए, बच कितने गए? 11, राइट। 11 बचे जिनका कॉस्ट पर यूनिट था 130 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ये आप फिल कर लेते हैं, ठीक है। इसको आपने कंप्लीट करना है 1430, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर वेटेड एवरेज में भी अब आपने क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक को इस तरह से लेके जाना है। आपने सबसे पहली लाइन में लिखना है ओपनिंग स्टॉक 6, यहां तक, इस लाइन तक आपका एल्को से भी आंसर मैच करेगा, ठीक है, उस लाइन तक। तो आपने ओपनिंग बैलेंस उसी तरह से लिखा, फिर 1 दिसंबर को आपने इशू किया, इत्तेफाक से एक ही बैच मौजूद है, आपने एज इट इज 120 लिख दिया। चेंज कहां से आएगा आपका फीफो और एक्को में? 2 दिसंबर ऑनवर्ड, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को ये मैं अपलोड अभी कर दूंगी, जल्दी से आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात सबको? अब क्वेश्चन नंबर 3 एक ऐसा आपके पास क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेबल है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका वार्म अप एक्सरसाइजेस थी, वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमने कराया था। वैसे आपके इंट्रो के एग्जाम में थोड़े से कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज आर एक्सपेक्टेड एंड विच वी आर गोइंग टू डू इन क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलें जी, तो अब ये क्या कह रहा है, Alpha dealers deal in various goods. Following information pertains to one of its products for the month of May 2016. तो डीलर है यानी कि फिनिश गुड ही होगा, और ये प्रोडक्ट किसकी बात कर रहे हैं? फिनिश गुड की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, आपको फिर नजर आ रहा है कि आपके पास बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है, राइट। आपके पास 6 मई 2016 को परचेज हो रही है, कितने यूनिट परचेज हो रहे हैं? 15,000। परचेज या सेल प्राइस पर आखिरी कॉलम में आ जाएं, ठीक है। आखिरी कॉलम में आपको नजर आ रहा है परचेज / सेल प्राइस पर यूनिट। इसका क्या मतलब हुआ? जहां पे ट्रांजैक्शन होगी परचेज की, वहां पे ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? परचेज प्राइस पर यूनिट, ठीक है। तो सेल वाले केस में आके देखते हैं। तो 6 मई को आपने परचेज किए 15,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 150, यानी कि आपको एक यूनिट की प्राइस क्या पड़ी, कॉस्ट क्या पड़ी? 150 रुपीज। ये आपकी प्राइस, परचेज प्राइस होगी पर यूनिट। 10 मई को दोबारा आपने परचेजेस की, 152 इज अगेन द परचेज प्राइस। फिर बारी आ गई किसकी? सेल की। सेल किया आपने 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 210। अब ये अमाउंट क्या है? इज दिस द कॉस्ट ऑफ सेल? क्या ये कॉस्ट ऑफ सेल रिप्रेजेंट करता है? क्या ये परचेज प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड रिप्रेजेंट करता है? नहीं, अब ये रिप्रेजेंट करता है क्या? सेल प्राइस पर यूनिट। तो आपको ये बात नहीं पता कि जो 10,000 यूनिट्स आपने बेचे हैं उनकी कॉस्ट आपको क्या पड़ी थी। आपको ये पता है कि आपने इन 10,000 यूनिट्स को बेचा 210 में, ठीक है। तो दिस इज अ सेल प्राइस। परचेज रिटर्न 2000 के आपने परचेज रिटर्न किए हैं। ये फिगर अब क्या रिप्रेजेंट करती है कि जब आपने ये क्या हो रहा है, आपने कोई आइटम खरीदा था, 2000 के यूनिट्स आपने परचेज किए थे, और आपने मतलब किसी और मतलब मिला के हो सकता है अलग यूनिट्स ही खरीदे हो, और आपने उसमें से कुछ यूनिट्स 2000 यूनिट्स वापस कर दिए। तो अब ये जो फिगर है 150 की, दिस रिप्रेजेंट्स कि जब आपने ओरिजिनली इन 2000 यूनिट्स को खरीदा था तो आपको क्या परचेज प्राइस पड़ी थी। फॉलोइंग दैट, क्योंकि देखो आपने इनको सेल करने की तो नौबत ही नहीं आई,
सेल करने की तो नौबत ही नहीं आई, आपने खरीदा इन गुड्स को और थोड़े टाइम बाद बेच दिया। और ये फिगर आपको क्या बता रही है कि कौन से बैच से आपने रिटर्न किए, क्योंकि देखो आपने परचेजेस 2 किए और हम नीचे देखेंगे हमारे पास बैचेस 3 पड़े हैं अलग अलग, एक ओपनिंग स्टॉक का बैच भी होगा, तो रिटर्न तो किसी भी बैच में से हो सकती है। फीफो के मेथड में हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन ये कौन से बैच से हो रही है, और हम ये कहेंगे रिटर्न तो किसी भी बैच से हो सकती है, उसमें तो हमने फीफो थोड़ी अप्लाई करना है ना। इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन यस हम कह सकते हैं, लेकिन जब हमें यहाँ पे खासतौर पे आइडेंटिफाइड है कि ये ऐसे बैच से रिटर्न हो रहा है जिसका परचेज प्राइस पर यूनिट हमें 150 पड़ा था, तो फिर हम जरा ऊपर जाके चेक करते हैं। ऊपर जाके हमने चेक किया तो हमें नजर आ रहा है कि हमने 6 मई को यूनिट्स परचेज किए थे 15,000 के एट द रेट ऑफ 150, यानी कि ये 2000 यूनिट्स हमने इसी बैच में से रिटर्न किए। आर यू फॉलोइंग दैट? ठीक है, फिर आते हैं सेल पे। अब सेल में अगेन यहाँ पे ये नहीं पता कि हमने कौन से बैच में से यूनिट्स को उठा के सेल किया, फीफो को अप्लाई करेंगे उसमें, है ना। लेकिन उन्होंने ये जरूर बता दिया कि उस केस में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी। फिर हम आते हैं इधर, फिर आगे आ रहा है रिटर्न फ्रॉम द सेल ऑन 25 मई। तो 25 मई को आपने जो सेल की थी 12,000 यूनिट्स की, अगले ही दिन उस सेल में से 2000 यूनिट हमें कस्टमर ने वापस कर दिए, सेल रिटर्न हो गया। अब आगे देखें, आगे इसके आगे वैल्यू आ रही है निल। इतनी बात तो हमें पता है कि जो यूनिट्स रिटर्न किए हैं उनकी सेलिंग प्राइस थी 215। क्यों? क्योंकि उसने हमें बता दिया कि 25 मई को जो सेल हुई थी ना उसमें से ये रिटर्न हुए, चले ठीक है। लेकिन हमें ये बात नहीं पता कि ये जो 2000 यूनिट्स रिटर्न हुए हैं ये कौन से, इनकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी। बात समझ आ रही है? इतनी बात हमें समझ आ गई कि ये 12,000 यूनिट से ही रिटर्न हुए जो हमने सेल किया था। लेकिन जब हमें ये बात भी नहीं पता थी कि ये 12,000 यूनिट हमने सेल कौन से बैचेस से किए हैं, तो हमें जाहिर सी बात है इसकी कॉस्ट भी नहीं पता लगी। ना हमें इस वाली सेल की कॉस्ट पता है अभी तक, ना हमें इस वाले सेल रिटर्न की कॉस्ट पता है। आर यू फॉलोइंग मी? वो हमें निकालना है, हमें कॉस्टिंग करनी है। आपको फीफो मेथड दे दिया हुआ, आप कर सकते हो आराम से, लेकिन उसका एक तरीका होगा, हम करते हैं अभी। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? चले जी, जुलेखा कोई इश्यू है या? और जवाब, बात समझ आ रही है ना? कॉस्टिंग हमें नहीं पता ना हमें सेल की कॉस्ट पता है, अभी जितनी सो फार सेल्स हुई है उनकी कॉस्ट भी नहीं पता, और ना ही हमें सेल रिटर्न जो हो रही है उसकी कॉस्ट पता है। और कॉस्टिंग के लिए आपको पता है हमें हर इन्वेंट्री रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए कॉस्ट चाहिए होती है, हमें सेल प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, चले जी। फिर आपके पास आया 27 मई को ड्रॉइंग हो रही है, ओनर विड्रॉ कर रहा है यूनिट को 1500 का, और यहाँ पे देखें इसकी भी हमें कॉस्ट नहीं पता। यूनिट्स के नंबर पता है लेकिन उनकी कॉस्ट क्या होगी वो हमें नहीं पता, राइट। आगे आते हैं 29 मई को, फिर आप एक और परचेज कर रहे हो और उसकी आपको परचेज प्राइस यानी कि कॉस्ट बता दी है 140 रुपीज पर यूनिट। फिर हमें आगे दिया हुआ 31 मई पे शॉर्टेज हो रही है 800 यूनिट्स की। अब ये शॉर्टेज से क्या मुराद है हम आज आगे जाके पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री के अंदर फिजिकल स्टॉक काउंट भी करते हैं, बिजनेसेस जो हैं वो फिजिकल स्टॉक काउंट कराती हैं। उसका मकसद क्या होता है? अब देखिए सारी कैलकुलेशन इधर रखें। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन करके ये पता किया कि क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने हैं, है ना। हमने कहा ओपनिंग स्टॉक में इतने यूनिट्स थे, फिर हमने परचेजेस इतनी की और फिर क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ गया, सेल्स इतनी की और क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया होगा, हमने रसीदों को ही देखा होगा, हमने रिकॉर्ड्स को ही देखा होगा, और हमने उन रिकॉर्ड्स को देखते हुए एक अमाउंट निकाल ली कि जी 17 यूनिट्स मौजूद हैं इन हैंड। अब हमें क्या करना है? ये तो हमने ऑन पेपर कैलकुलेशन की है ना, अब हम क्या करेंगे? ये एक रेगुलर कंट्रोल है, हर बिजनेस में इस तरह से होता है कि वो वंस इन इट्स अकाउंटिंग ईयर एटलीस्ट
एक साल में एटलीस्ट एक दफा फिजिकल स्टॉक काउंट जरूर कराता है। और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, इस वाले इन्वेंट्रीज के क्वेश्चन में हम ये कहते हैं कि वो तकरीबन इस तरह के सिंपल सिनेरियो में हम ये कह सकते हैं कि वो हर महीने हो सकता है कराए। तो वो ये काम कर सकता है कि महीने के आखिर में, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में उसने शायद 14 सोफास निकले थे क्लोजिंग, 27 माइनस 18, हाँ 14, राइट। अब ये हो सकता है कि मिस्टर ए जो है क्या करे, उसने कैलकुलेशन करके कह दिया कि हमने 14 सोफाज हमारे पास पड़े हुए हैं, और वो ये कहे कि 30 अप्रैल को कैलकुलेशन किए ना, 30 अप्रैल के उसने यूनिट्स निकाले, और वो ये कहे मैं जाके जरा चेक तो करूं वाकई में 14 सोफाज मौजूद हैं भी या नहीं, ये तो मैंने कैलकुलेशन करके निकाला। तो अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए वो क्या करेगा, फिजिकल स्टॉक काउंट करवाएगा कि मेरे पास जो स्टॉक है मैं उनका काउंट एक्चुअली करके देखूं कि क्या मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी है क्या वाकई में वो मौजूद है भी या नहीं। तो फॉर एग्जांपल उसने पेपर पे तो कैलकुलेट करके तो कहा कि जी 14 यूनिट्स मौजूद हैं, जब उसने काउंट किया तो पता चला 13 सोफास थे। एक सोफा कहाँ गया, वो आ जाएगा शॉर्टेज में। वो हो सकता है चोरी हो गया हो, वो हो सकता है खराब हो गया हो, उसके एम्प्लॉइज ने उसको बताया ही ना हो। तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा मुझे अपने रिकॉर्ड में भी क्या करना है, एक सोफा की शॉर्टेज दिखानी पड़ेगी, क्योंकि फिजिकली तो मेरे पास 13 सोफा मौजूद हैं, मैं उनके बारे में कुछ कर तो सकता नहीं हूं, है ना। अब मेरे पास एक्चुअली है ही जब 13, तो मुझे अपने रिकॉर्ड में भी 13 को ही दिखाना है, क्योंकि आपके जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जाएगी वो ट्रू होनी चाहिए ना, वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता कि अगर मैंने रिकॉर्ड के हिसाब से कैलकुलेशन किया 14 यूनिट्स और अगर मेरे एक्चुअली 13 है तो मैं कहूं कि नहीं भाई, मतलब ठीक है 14 है तो होने दो, रिकॉर्ड्स को मैं चेंज ही ना करूं। तो आपके पास फिजिकली जितने स्टॉक्स मौजूद होंगे उतना ही आपको रिप्रेजेंट भी करना है स्टेटमेंट्स के अंदर, रिकॉर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही हुआ होगा कि हम लोगों ने 31 मई को जब स्टॉक काउंट कराया तो हमें पता चला कि एज पर रिकॉर्ड्स और एज पर फिजिकल प्रेजेंस, जो फिजिकली प्रेजेंट थे उन दोनों में डिफरेंस कितना था, 800 का था। और कैसा डिफरेंस था कि रिकॉर्ड्स में आ रहा था कि ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं लेकिन एक्चुअली थे कम, यानी कि ये क्या थी, 800 की, हमने कहा 800 की शॉर्टेज थी, तो हमने अभी अपने रिकॉर्ड में भी इस चीज को लिख लिया कि 800 की हमारे, अब हमें नहीं पता, हम इन्वेस्टिगेट करवाएंगे कि भाई क्यों शॉर्टेज हुई, वो कोई एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, कोई चोरी हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, खराब हो गया था, राइट, जो भी सिनेरियो था। तो हमने अपने एटलीस्ट बुक्स में इसको एज अ शॉर्टेज जरूर दिखाना है। हमने कहा अब हमें इसका भी नहीं पता, हमें ये बात भी नहीं पता कि जो शॉर्टेज हुई है वो कौन से बैच में से हुई है, वो भी हमें कैलकुलेट करना है, इसकी भी हमें कॉस्ट पर यूनिट नहीं पता, ठीक है। तो हमें शॉर्टेज दिखाना है, हमें अपने इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है। अगेन आपको सारी फिगर्स चाहिए कॉस्ट की टर्म्स में, तो अब इसकी कॉस्ट क्या होगी, हमें फिजिकली जब हमने काउंट किया तो हमें बैचेस के कॉस्ट पर यूनिट लिखे हुए तो नहीं थे ना उनके ऊपर, है ना, वो तो रिकॉर्ड से हमें पता लगे। तो जब हमने काउंट किया तो हमें 800 यूनिट शॉर्ट हो गए, लेकिन हम काउंट करते हुए ये बात तो डिटरमिन कर ही नहीं सकते कि इसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या थी, वो तो रिकॉर्ड से पता लगेगा। तो अब हमने रिकॉर्ड्स को यूज करते हुए, हमने अपने कॉस्ट फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हिसाब लगाना है कि जो 800 यूनिट्स की शॉर्टेज हुई है ये कौन से बैच से हुई होगी, ठीक है जी। नीचे फिर आपको दिया जा रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री कंसिस्टेड ऑफ 18,000 यूनिट्स कॉस्टिंग ₹2,664,000. Alfala dealers uses perpetual inventory system to record the inventory. तो आपको उन्होंने बता दिया कि आपने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को यूज करते हुए क्या करना है, रिक्वायरमेंट में आ जाए, यूजिंग फीफो एंड एफको कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो क्लियर हो रही है बात। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इन्वेंट्री से रिलेटेड परचेजेस और सेल के अलावा बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो सारी मैंने डाल दी है विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्सेस। फिजिकल काउंट करते हुए
शॉर्टेज के चांसेस होते हैं, ऑब्वियसली शॉर्टेज के चांसेस हो सकते हैं, एक्सेस के बड़े माइन्यूट से चांसेस होते हैं। एक्सेस का क्या मतलब होता है कि आपने अपने रिकॉर्ड में लिखा हुआ था क्लोजिंग यूनिट्स होंगे 10, जब आपने काउंट करवाया तो निकले 12, तो ये क्या हो गया, 2 यूनिट्स का आपने क्या रिकॉर्ड करना है, एक्सेस रिकॉर्ड करना है। बहुत ही रेयर सिचुएशन है, तो या तो काउंट करते हुए आपका शॉर्टेज आएगा या एक्सेस आएगा। तो एक्सेस वाला सिनेरियो मैंने इसमें नहीं डाला, एक्सेस वाला सिनेरियो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। पास्ट पेपर के सवाल में एक दफा एक्सेस का सिनेरियो आया हुआ है, तो वो मैं आपको पास्ट पेपर के थ्रू करा दूंगी, ठीक है जी। तो बाकी सारे सिनेरियोज इसमें कंप्लीट हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया कि एक ही क्वेश्चन से हमारी सारी प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। अच्छा, अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करना है, यानी कि हमें बनाना होगा स्टॉक लेजर कार्ड। स्टॉक लेजर कार्ड से हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम यू फॉलो करेंगे फीफो मेथड, ठीक है जी। कॉलम दो ही बनेंगे, परचेजेस की के और सेल्स के। सेल्स रिटर्न्स, ड्रॉइंग्स, परचेज रिटर्न्स किस तरह से फिर लिखेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। कॉलम्स एग्जैक्टली उतने ही बनेंगे जितने हम पहले बनाते आ रहे हैं, ठीक है। यूनिट, रेट, टोटल, यूनिट, रेट, टोटल, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले अब आपको इस क्वेश्चन में पता है कि ओपनिंग स्टॉक भी इन्वॉल्व है, राइट। ओपनिंग इन्वेंट्री भी आपके पास आ रही है 18,000 यूनिट्स कॉस्टिंग ₹2,664,000। तो ये जो 2,664,000 है ये क्या है, आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, राइट। तो आपने क्या लिखा, कौन से महीने की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मई के महीने की। आपने 1 मई की डेट डाली और बैलेंस के कॉलम में सीधा आ गए और आपने कहा कि आपके पास कितने यूनिट्स मौजूद थे। ओपनिंग में 18,000 टोटल अमाउंट थी उनकी 2,664। अच्छा, मैं रुपीज एंड थाउजेंड ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह कम है। तो यहाँ पे जहां जहां मेरे पास रुपीज आ रहा है वो मैं ले रही हूँ थाउजेंड। तो 2,664 और यूनिट्स भी फिर मुझे थाउजेंड में लेने पड़ेंगे, दोनों फिर आपके पास थाउजेंड्स में आएंगे, ठीक है जी। फॉलो कर रहे हैं इस बात को। यूनिट्स भी थाउजेंड्स में और रुपीज भी थाउजेंड्स में है, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। या तो आपने दोनों को थाउजेंड्स में लेना है या दोनों को फुल फॉर्म में लेना है, वरना आपका रेट गलत आएगा। फॉलो कर रहे हैं इस बात को, ठीक है, सही है। नहीं नहीं नहीं, 140/80 आएगा जुलेखा, यूनिट्स 18 रखें। आपने यूनिट्स को भी थाउजेंड्स में लेना है और रुपीस को भी थाउजेंड्स में लेना है, वरना आपका रेट गलत आएगा। रेट देखें क्या आ रहा है, 0.148 पर यूनिट, ये तो नहीं है ना। रेट आपका 148 है तो 148 ही रहेगा। आर यू फॉलोइंग मी? या चले एक काम करती हूँ, मैं सारा फुल फॉर्म में ही कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेट मी जस्ट, या मैं इसको एक्सेल में कर लेती हूँ, ज्यादा सही रहेगा। आप लोगों के पास रजिस्टर्स आपके बड़े से हैं थोड़े, तो थोड़ा सही रहता है। लेट मी जस्ट मेक दिस ऑन एक्सेल। बच्चे 18,000 ना लो, नहीं नहीं नहीं, अच्छा रुक जाओ जुलेखा, फुल फॉर्म में लिख लो सारी चीजें। ठीक है, विद कंफ्यूजन हटाने के लिए सारी आप फुल फॉर्म में लो, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ये आपके पास सिचुएशन हो गई। ये आपका
आगे कॉलम्स, ठीक है। चलें जी, तो हमारे पास सबसे पहला काम क्या होगा, हम ये कहेंगे 1 मई को हमारे पास सिनेरियो क्या था, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक मौजूद था। अब काफी फॉर्मेट्स में, काफी बुक्स में हो सकता है आपको एक और कॉलम यहाँ नजर आए पर्टिकुलर्स का, लेकिन हम नहीं डाल रहे, ठीक है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सही है, तो आपके पास बैलेंस में कितना आ जाएगा, 18,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 2,664,000। और अब हमें रेट चाहिए, रेट हम निकाल सकते हैं, हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होती है, तो हम ये कहेंगे टोटल कॉस्ट है 2,664,000 और यूनिट्स कितने हैं 18,000, तो हम ये काम कर सकते हैं 2,664,000 डिवाइडेड बाय 18,000, ठीक है। तो पर यूनिट का रेट आपके पास आ जाएगा 148, ठीक है जी, और ये पूरा का पूरा 148 ही आ रहा है। चलें जी, आगे चलते हैं। 1 मई के बाद हमें क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही गिवन है। फिर हम चले 6 मई को, आपने चेक किया क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, परचेज हो रही है, ठीक है जी। तो आप 6 मई पर आए और आपने कहा परचेजेस हो रही हैं, कितने यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, 15,000 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 150 पर यूनिट, ठीक है। 15,000 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 150 पर यूनिट। नहीं, मैं सॉल्व करते हुए बताऊंगी, शॉर्टकट थोड़ी मारना है हमें। जुलेखा से आप हो ना, आपको तो समझ में आ रहा है, राइट, लेकिन हमारे पास काफी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, 15,000 इंटू, मैं फॉर्मूला कॉपी कर देती हूँ ताकि मुझे बार बार ना करना पड़े, 15,000 इंटू 150। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लगा दी थी लाइन, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं। हमने कहा हमारे पास एक तो ये एज इट इज बैच आ गया, 18,000 वाला एज इट इज लिखा, और फिर हमने कहा कि हमने ड्यूरिंग द डे हमने ये वाले यूनिट्स हमने एडिशनल परचेज किए, ठीक है, और हमने इसको भी लगा दी लाइन। यहां तक क्लियर है। चलें जी, आगे आ जाए। आगे फिर आपके पास 10 मई को एक और ट्रांजैक्शन आ रही है, परचेज हो रहे हैं 8,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 152। तो आपने 10 मई को दोबारा से इस तरह से रिकॉर्ड किया 8,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 152 पर यूनिट, तो आपने 8,000 एट द रेट ऑफ 152 और आपके पास आंसर आ गया 21216,000, ठीक है। आपने कहा दो बैचेस मेरे पास पहले से मौजूद थे, इनको तो आपने एज इट इज यहाँ पे कर दिया कॉपी, ठीक है, 18,000 और 15,000 एज इट इज कॉपी हो गया, और आपने कहा ड्यूरिंग द डे मैंने एक और बैच खरीदा। तो 10 मई के आखिरी टाइम पे आप क्या कहोगे, मेरे पास आज के दिन 3 अलग अलग बैचेस मौजूद हैं, ठीक है जी। ये काम करने के बाद अब आप आओगे अगली ट्रांजैक्शन पे, 16 मई को अब हो रही है सेल 10,000 यूनिट की एट द रेट ऑफ 210, दैट इज द सेलिंग प्राइस। तो अब 16 मई को आपने करना क्या है, फीफो मेथड है, अब आपको रुक जाना है, आपको ये देखना है कि मैं ये 10,000 क्या एक ही बैच से सेल कर सकता हूँ या कॉम्बिनेशन होगा। तो आप ये देख रहे हो कि आपके पास ये जो बैचेस अवेलेबल हैं, इनमें से सबसे पहला बैच इज सफिशिएंट टू कवर 10,000 यूनिट की सेल। तो आपने ये कहा कि पूरे के पूरे 10,000 यूनिट मैंने ऐसे बैच से बेचे हैं, सबसे पहले वाले से, जिसका रेट पर यूनिट क्या है 148, ठीक है जी, क्लियर है ना यहाँ तक। चले यहां तक तो आप लोगों को भी क्लियर होगा, लेकिन आगे के मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगी कि आपके ख्याल से इसको फिर हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो आपने ये कहा कि जो हमने सेल की उसकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या है 1480। फिर आप बैलेंस के कॉलम में गए, आपने कहा 18,000 यूनिट थे, उसमें से 10,000 बेच दिए, बच कितने गए 8,000। उनका रेट पर यूनिट कितना था 148, यानी कि 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 148, 1184,000, और बाकी दो बैचेस एज इट इज आपने नीचे कॉपी कर दिए कि उनको सेल करने की अभी तक बारी नहीं आई।
तो 16 मई को सेल करने के बाद आप कहोगे मेरे पास पोजीशन कुछ यूं है, अभी भी मेरे पास 3 बैचेस पड़े हुए हैं और उनकी क्या है, उनके यूनिट्स ये हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। तो सेल भी आपने दिखा दी। चले अब ये बताएं, अब अगली ट्रांजैक्शन हो रही है 18 मई 2016 को, 18 मई को। 18 मई को क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, आप परचेजेस रिटर्न कर रहे हो 2000 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 150 पर यूनिट। कॉस्ट इनकी थी 150 पर यूनिट। यानी कि हम इधर आए, हमने कहा अच्छा ये इस बैच में से हम आइटम्स को वापस भेज रहे हैं सप्लायर को। पहला सवाल, कौन से कॉलम में लिखेंगे इसको, परचेजेस के कॉलम में या सेल्स के कॉलम में? जी यहाँ पे परचेज रिटर्न्स का कोई कॉलम तो है ही नहीं, या तो परचेजेस का कॉलम है या सेल्स का कॉलम है। जवाब या आपको याद होना चाहिए, जवाब ये तो हमने किया हुआ है। कहां पे किया था हमने? सेल्स के कॉलम में। पक्की बात है जवाब? ये हमने किया हुआ है S2 के अंदर। अगर आपने नहीं, अगर आपको पता है इसका मतलब आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, और ये बात पक्की हो गई कि आपने रिवीजन नहीं की हुई। इसको आपने लिखना है परचेजेस के ही कॉलम में, लेकिन माइनस साइन में। हो क्या रहा है, ये परचेज रिटर्न्स हो रही हैं, यानी कि परचेजेस का रिवर्सल हो रहा है। इसको सेल्स के कॉलम में भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा ठीक है, इसको सेल्स के कॉलम में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, इन्वेंट्री आपकी कम हो रही है, इन्वेंट्री आप वापस भेज रहे हो। तो उस प्रीटेक्स्ट से आप इसको सेल्स के कॉलम में भी लिख सकते हो, लेकिन टेक्निकली इट्स बेटर इफ यू राइट इट इन द परचेजेस का कॉलम, लेकिन इन अ माइनस साइन। ठीक है, इन अ नेगेटिव साइन। देखो जब आप कुछ परचेजेस करते हो तो आप इसको पॉजिटिव साइन में परचेजेस के कॉलम में लिखते हो, जब आप कुछ सेल करते हो इसको भी आप पॉजिटिव साइन में लिखते हो, लेकिन सेल्स के कॉलम में। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने ये बात डेजिग्नेट की हुई है कि परचेजेस के कॉलम में सारे इनफ्लोज और सेल्स के कॉलम में सारे आउटफ्लोज। ठीक है, इतनी बात तो हमें पता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा आउटफ्लो है जो कि परचेजेस का क्या है, रिवर्सल है। इसको हम परचेजेस के कॉलम में क्यों लिखें, ये फीफो के लिए शायद इतनी बात इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन वेटेड एवरेज के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने एक ही मेथड फॉलो करना है, आपने एक बात ये बात रट लेनी है, परचेजेस की रिटर्न हो रही हैं, इसको हमने परचेजेस के कॉलम में दिखाना है, लेकिन अब 2000 को हम किस तरह लिखेंगे, माइनस साइन के साथ, -2000। इज दैट क्लियर? तो आपने ये कहा कि अब हम परचेजेस को रिटर्न कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, उसमें मैंने उल्टा नहीं बताया था, हो ही नहीं सकता मैंने आपको उल्टा बताया। अब चेक कर लो, सही है, उसमें मैंने आपको उल्टा नहीं बताया था। हाँ मैंने आपको ये शायद मैंने आपको बता दिया था कि फीफो में अगर आप इसको सेल्स के कॉलम में भी लिखते हो तो ठीक रहेगा, मैंने शायद ये बात बताई होगी। बिल्कुल आपने रिवर्सल करना है। मैं आपको ये कह रही हूँ फीफो की हद तक अगर आप इसको सेल्स के कॉलम में भी 2000 लेके जाते हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये इन्वेंट्री तो आपकी कम हो रही है, लेकिन अब सेल्स के कॉलम में आप लिखोगे इसको एज अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि सेल्स का कॉलम इटसेल्फ बता रहा है कि इन्वेंट्री कम हो रही है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है, आपका मैं ये कह रही हूँ फीफो की हद तक आप ये काम कर सकते हो। और इधर हम माइनस साइन में क्यों लिखेंगे, क्योंकि परचेजेस का कॉलम तो हमने दिखाना है इनफ्लोज के बारे में। तो अगर इनफ्लोज का कुछ ऑपोजिट हो रहा है और आप वो इनफ्लो के कॉलम में दिखा रहे हो, तो आपने किस तरह से दिखाना है, इसको ऑपोजिट साइन में दिखाना होगा, राइट? तो आप अब इस बात को फिक्स कर लो कि आपने हमेशा परचेज रिटर्न्स को परचेजेस के ही कॉलम में रिवर्स होते हुए दिखाना है। ठीक है जी, ये काम आपने कर दिया, यूनिट्स लिख दी। अब आपका क्योंकि फीफो मेथड है, आपका हर बैच सेपरेटली आइडेंटिफाइड होता है, तो आपको ये बात भी पता होनी जरूरी है कि आपने को कौन से बैच से आपने रिटर्न किया।
तो ये बात आपको पता लग गई कि आपने ऐसे बैच से रिटर्न किया जिसका कॉस्ट पर यूनिट था 150। रिजल्टेंट आंसर भी टोटल के कॉलम में माइनस में आएगा, है ना। 2000 आपने माइनस में किया, रेट तो आपने पॉजिटिव में ही लिखना है। रेट तो सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है ना कि रेट क्या था, तो 3 लाख उसकी जो रुपीज है, हाँ अगर ना लिखा हो तो फीफो के हिसाब से हम अज्यूम कर सकते हैं कि पुराने वाला ही रिटर्न किया, बिल्कुल ठीक। 148 वाले का हम कहेंगे, ठीक है। अगर ना लिखा होता तो फीफो के हिसाब से हम कहते हैं जो पुराना माल था हो सकता है वो थोड़ा खराब हो गया, क्योंकि वो पुराना था तो उसमें से हमने 2000 यूनिट्स रिटर्न कर दिया, यानी कि फिर हम 148 रेट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे अब उसने बता दिया है कि 150 वाला बैच है। चले अब इधर आ जाए, बैलेंस का कॉलम अपडेट करना है। 8000 यूनिट्स वाला बैच एज इट इज पड़ा हुआ है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, है ना। 15,000 यूनिट्स वाले बैच में से, ये 150 यूनिट्स वाले बैच में से आपने 2000 यूनिट्स वापस कर दिए, तो अब ये कितने यूनिट्स का हो गया, ये हो गया 13,000 यूनिट्स का, जिसमें हर यूनिट की कॉस्ट है 150। इज दैट क्लियर? 1950,000 और 152 वाला बैच भी एज इट इज इंटैक्ट पड़ा हुआ है। आपने ये काम किया और आपने इसको लाइन लगा दी। यहां तक क्लियर है बात? चले जल्दी से इसको आगे लेके चलते हैं, बस 2 और ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है। सेल्स रिटर्न फिर इंशाल्लाह कल कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरी क्लास का वक्त हो जाएगा, बल्कि 5 मिनट है, तो देखते हैं अगर सेल रिटर्न भी हो गया तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, अब सेल्स आ गई 25 में। अब सेल्स अगेन, ये तो आपको आसान लगता है ना, सेल्स तो सीधा सीधा सेल्स के कॉलम में आएगा। 12,000 यूनिट्स आपने सेल किए हैं, आपने 12,000 लिखने से पहले रुक जाना है, आपने चेक करना है आपके पास बैचेस कितने कितने अवेलेबल हैं। आपको 12,000 यूनिट सेल करने हैं और 8,000 वाला यूनिट बैच इनफ नहीं है, तो आपने कहा चले 8,000 यूनिट तो हमने 148 वाले बैच से बेच दिए, यानी कि उनकी कॉस्ट थी 1184,000। बाकी बच गए 4 यूनिट, 12 में से 8 निकल गए उसमें से, और 4 फिर किससे निकलेंगे, ये 150 वाले बैच में से। कॉस्ट पर यूनिट है उसका 150, यानी कि इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 6 लाख रुपए। बैलेंस के कॉलम में आएंगे तो कहेंगे ये 148 वाला बैच तो पूरा का पूरा हो गया, खत्म। आपके पास 13,000 यूनिट में से 4,000 बिक गए, बच कितने गए, 9,000, ठीक है। इसको आप ऊपर ही लिखते हैं। चले, बच कितने गए, 9,000, ठीक है। 13 माइनस 4, उनका रेट पर यूनिट था 150। बेहतर है ना लिखो, पता है के लिखना इज अ स्लैंग वर्ड्स में आता है ये, ठीक है। आप अपने उसमें वर्किंग में ले लो, लेकिन इस तरह से मत करो, ठीक है। 10K लिखना, के इज अ स्लैंग टर्म, इट्स नॉट अकाउंटिंग का प्रॉपर, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल टर्म, ठीक है। चलें, तो आपने 9,000 यूनिट्स आपके इसमें से बच गए, और आखिरी वाला बैच अभी भी आपके पास एज इट इज पड़ा हुआ है। आपने कह देना है ये हमारी पोजीशन हो गई कंप्लीट, और यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। जल्दी से आ जाए। सेल के बाद अगले दिन क्या हो रहा है, सेल रिटर्न हो रहा है। कितने यूनिट्स रिटर्न हो रहे हैं, 2000। चलें जी, अब हम आ गए 26 मई में। अब सवाल ये आता है सेल रिटर्न को कहां दिखाएं। सेल रिटर्न क्या है, आपका इनफ्लो है ना। इनफ्लो के लिए कॉलम हमने कौन सा रखा हुआ है, परचेजेस का। लेकिन जिस तरह हमने परचेजेस रिटर्न की वाली आउटफ्लो को इनफ्लो वाले कॉलम में माइनस साइन में दिखाया, इसी तरह सेल्स रिटर्न को भी आपने आउटफ्लो के कॉलम में माइनस दिखाना है। सेल्स रिटर्न इज एन इनफ्लो, इसको अगर आप आउटफ्लो के कॉलम में लिखोगे तो माइनस साइन में लिखोगे, और ये सेल्स की रिवर्सल है, इसलिए आपने 2000 को सेल्स के ही कॉलम में लिखना है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। फीफो के लिए अप्रोप्रिएट का टर्म, वेटेड एवरेज के लिए मस्ट। इज दैट क्लियर? चले, अब सवाल ये आता है कि ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे मिस कह रही हैं 2000 को माइनस में लिख दो, हमने 2000 को माइनस में लिख दिया। अब सवाल ये आता है
कि हम लोग यहाँ पे इसकी कॉस्ट क्या लिखें। हमें कॉस्ट चाहिए सेल रिटर्न की। अब हमने 25 मई को 2 बैचेस में से सेल किए, तो अब हम रिटर्न कौन से बैच में करेंगे, 150 वाले बैच में या 148 वाले बैच में? पहले वाले में नहीं, आपने इस केस में करना है आखिरी वाले में। अब देखो, अब आपके पास हुआ क्या, अब आप इस तरह से सोचो कि आपके पास हर बैच की ना अपनी अपनी जगह है, ठीक है, शेल्फ बने हुए, और उसमें हमने लिखा हुआ है कि ये बैच 150 वाला है या 148 वाला है या 152 वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, 25 मई को जब आपने सेल की तो 148 वाला शेल्फ बिल्कुल खाली हो गया, है ना, खत्म हो गया वो, और 150 वाले शेल्फ में से आपने कुछ आइटम्स निकाले और कुछ यूनिट्स अभी भी पड़े हुए हैं। तो जब आप रिटर्न की बात करोगे, जब आप कहोगे कि मेरे गुड्स रिटर्न हुए, अब मसला क्या आ गया, 2 डिफरेंट बैचेस हैं, तो आप उसी शेल्फ को पहले रीफिल करोगे ना, जिसमें पहले ही आपको कुछ यूनिट्स नजर आ रहे हैं कि चलो यार अभी हम ये बात क्यों कहेंगे जी 148, अब हम 148 का एक और बैच बना दें, जब हमारे पास 150 वाला बैच भी ऐसा था जो कि इस पुरानी सेल में यूटिलाइज हुआ था, तो जब हम रिटर्न करेंगे तो उस केस में हम फीफो के ऑपोजिट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हम ये कहेंगे कि रिटर्न हुआ है इन दोनों में से, अब जो लेटेस्ट बैच था 150 वाला, रिटर्न हम वापस उसी शेल्फ में रखेंगे। अगर तो सेल हुई होती सिर्फ और सिर्फ 148 वाले बैच में से, तब तो कोई मसला ही नहीं था, आपने 148 को ही रिप्लेनिश कर देना था। लेकिन क्योंकि अब 2 बैचेस इन्वॉल्व हैं, जहां पे 2 बैचेस इन्वॉल्व हो जाएं सेल रिटर्न के केस में, आपने उसमें पिक करना है लेटेस्ट बैच को। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आपने क्या कहा, आपने कहा अब आपने बैलेंस का कॉलम अपडेट करना है। आपने देखा 9000 यूनिट्स पहले से मौजूद थे 150 वाले बैच में, और इस बैच में 2000 यूनिट्स और आ गए, वापस आ गए। तो अब इस बैच के यूनिट्स कितने हो गए, 11000 एट द रेट ऑफ 150, यानी कि 1650000। और ये वाला बैच अभी भी एज इट इज पड़ा हुआ है। आपने ये किया और आपने कहा इस दिन की पोजीशन भी हो गई क्लोज। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो जवाद और जुलेखा इधर तक ही रखते हैं, ठीक है। मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया आप लोगों का, मैं अभी इसको अपलोड कर देती हूँ LMS पे। आप लोगों ने हैंड आउट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अटेम्प्ट करना है। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उन्होंने भी इसको देखना है, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। 28 वाला लेक्चर क्या हुआ, उसको क्लियर नहीं है, जो अपलोड नहीं हुआ। अच्छा चले ठीक है, सही है, मैं पूछ लेती हूँ। 28 दिसंबर, राइट? ठीक है, चले सही है, मैं पूछ लेती हूँ। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।